चलिए, तो अब स्टूडेंट्स हमने स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग ने क्या पढ़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2.3 के इंट्रोडक्शन में मेनली हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन और फंक्शन एज रूल ऑफ डिपेंडेंस, दो तरीके की बातें करेंगे। तो फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके बारे में एक ही बात को 5-5 बार बोल के मैंने आपको इसको सिखाने की कोशिश करी। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए और वो एग्जाम्पल आपके साथ हमने सॉल्व किए हैं। उसके बाद हमने एनसीईआरटी में गिवन आपके सामने 2 एग्जाम्पल सॉल्व करे हैं। एक के अंदर हमने एक रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म निकाला और उसकी डोमेन रेंज कोडोमेन बताई, एंड साथ ही साथ रोस्टर फॉर्म से हमने फंक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखा। इसके अलावा एक फंक्शन था जिसमें बकायदा पहले ही रिलेशन की रोस्टर फॉर्म दे रखी थी, डोमेन कोडोमेन का कोई आइडिया नहीं था, तो उस ग्राउंड पे हमने चेक भी नहीं किया। हमने डायरेक्ट देखा कि क्या किन्हीं 2 ऑर्डर्ड पेयर्स के सेम फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं है, उस आधार पे हमने फंक्शंस और नॉट फंक्शंस डिक्लेयर करें। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंस। देखिए बच्चों, फंक्शन का ये मोहरा, ये चेहरा आपको समझना जरूरी है। फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंस, एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंस। देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको एक मजेदार एग्जांपल से सिखाता हूं, ठीक है ना। मान लो आपकी क्लास में, ठीक है, मान लो आपकी क्लास में कोई लड़की है शिखा। अब जब शिखा आती है तो आपको अच्छा लगता है, पर जिस दिन शिखा स्कूल में नहीं आती है उस दिन आपको बुरा लगता है, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो किस पे डिपेंड कर गई? योर हैप्पीनेस किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन शिखा, कि वो आएगी तो अच्छा लगेगा, जिस दिन वो नहीं आएगी उस दिन आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन शिखा। तो यानी कि इसी बात को मैथमेटिक्स में हम लोग कह सकते हैं कि योर हैप्पीनेस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ शिखा। योर हैप्पीनेस, हम लोग कहेंगे कि हैप्पीनेस इज फंक्शन ऑफ शिखा। शिखा आएगी तो आपको अच्छा महसूस होगा, नहीं आएगी तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। योर हैप्पीनेस इज अ फंक्शन ऑफ शिखा। और इसी बात को हम लोग मैथमेटिक्स में इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि योर हैप्पीनेस इज फंक्शन ऑफ शिखा। तो ये मैंने आपको एक फील कराने के लिए कि यार बेसिकली मैथमेटिक्स में अगर हमारे पे कोई वैल्यू है f जो किस पे डिपेंड करती है? x पे। मान लीजिए ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड्स ऑन x। इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन x। भैया x की जो वैल्यू आप डालोगे, है ना, ये क्वांटिटी की वैल्यू डिपेंड्स ऑन x, तो ये क्वांटिटी क्या हुई? फंक्शन ऑफ x। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइए। तो ये था फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंस, कि फंक्शन कभी कोई क्वांटिटी अगर दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, यानी कि इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि बच्चों अगर y की वैल्यू डिपेंड करती है x पे, y वैल्यू, इफ y वैल्यू डिपेंड्स ऑन x, जिंदगी में कोई भी y है अगर उसकी वैल्यू x पे डिपेंड करती है तो इट एम्प्लाइज, हम कहते हैं कि y इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना। तो ये मीनिंग आपको फील हुआ क्या? ठीक है। अब बात ऐसी है कि ऐसे बहुत सारे रूल ऑफ डिपेंडेंस मैथमेटिक्स में बनाए गए हैं। ऐसे बहुत सारे रूल ऑफ डिपेंडेंस जो हैं मैथमेटिक्स में बनाए गए हैं। डिफरेंट फंक्शंस बनाए गए हैं। डिफरेंट फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली रूल ऑफ डिपेंडेंस है। तो ऐसे बहुत सारे रूल बनाए गए हैं तो हम उनको बहुत सारे फंक्शन बोलते हैं। जैसे रूल कैसा हो सकता है? रूल ऐसा हो सकता है भैया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ऐसा भी हो सकता है रूल fx इज इक्वल टू 1/x। रूल ऐसा भी हो सकता है कि भैया fx इज इक्वल टू वी कैन से
मॉडुलस एक्स, ऐसे भी रूल हो सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। लेकिन फंक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? फंक्शन का एक्चुअल मीनिंग ये है कि भैया अगर y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है तो हम कहते हैं कि y x का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर आपकी हैप्पीनेस शिखा के आने या ना आने पे डिपेंड करती है तो आपकी हैप्पीनेस क्या है? फंक्शन ऑफ शिखा है। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स, तो फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंस जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पे आपको क्या लिखवाया कि भैया रूल ऑफ डिपेंडेंस की अगर बात करें तो बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है कि इफ y वैल्यू डिपेंड्स ऑन x इट इंप्लाइज y इज द फंक्शन ऑफ x। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला, भाई शिखा वाला एग्जाम्पल तो भाई काफ़ी लंबा है तो उसको तो नहीं लिखेंगे, बट ये लिखेंगे कि इफ y वैल्यू डिपेंड्स ऑन x, ठीक है ना, देन y इज द फंक्शन ऑफ x। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है ना, हम ये वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए बच्चों, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जब फंक्शन एज अ रूल ऑफ डिपेंडेंस आपने देख लिया है, अब यहां पे एक टर्म आती है रियल फंक्शन, है ना। यहां पे एक टर्म आती है बेसिकली रियल फंक्शन। क्या टर्म आती है बेटा? रियल फंक्शंस। तो रियल फंक्शंस कैसे होते हैं? जरा उनको देखेंगे, है ना। रियल फंक्शंस कैसे होते हैं जरा उनको देखेंगे। जरा बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, रियल फंक्शंस कैसे होते हैं। बेटा रियल फंक्शंस देखो, अभी अभी आपने सीखा ही है रियल फंक्शंस कैसे होते हैं। रियल फंक्शंस ऐसे होते हैं, अभी आपने सीखा है कि फंक्शन बेसिकली क्या है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें कुछ डोमेन होती है, कुछ कोडोमेन होती है। पहला सेट तो डोमेन ही होता है। तो फंक्शन के केस में देखो, रिलेशन के केस में आप पहले सेट को डोमेन नहीं बोलते, लेकिन ऐसे रिलेशन जिसमें पहला सेट डोमेन हो जाए उसको ही तो फंक्शन बोलते हैं। लेकिन फंक्शन के केस में आप पहले सेट को क्या बोलते हो? डोमेन बोलते हो। डोमेन के साथ वाला सेट क्या कहलाएगा? कोडोमेन, ठीक है ना, कोडोमेन कहलाएगा। तो रियल फंक्शन में होता क्या है कि आपका डोमेन भी रियल नंबर्स होते हैं और कोडोमेन भी रियल नंबर्स होते हैं। तो ऐसे फंक्शन जो R2R में डिफाइन होते हो, उनको हम लोग रियल फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? रियल फंक्शंस बोलते हैं। अब मान के चलिए हमारे पास एक y है जिसकी वैल्यू x पे डिपेंड करती है। तो लेट्स से y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, होता क्या है, अब y की वैल्यू निकालने के लिए बेटा देखो बहुत ध्यान से देखोगे, आप इनपुट क्या डालोगे? बेटा बहुत ध्यान से देखना, y की वैल्यू निकालने के लिए आप इनपुट क्या डालोगे? बेटा y की वैल्यू निकालने के लिए आप इनपुट क्या डालोगे? बेटा आप इनपुट डालोगे आप x का। y की वैल्यू निकालने के लिए आपको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि y की वैल्यू तो x पे डिपेंड कर रही है। तो इनपुट कहां से आता है? डोमेन से, ठीक है ना। इनपुट कहां से आता है? डोमेन से। फिर आपके पास क्या आएगी? fx की वैल्यू आएगी, वो आएगा आपका आउटपुट। और आउटपुट कहां आता है बेटा? आपका कोडोमेन में आता है। आउटपुट आपका कोडोमेन में आता है। तो x का आप इनपुट डालते हैं और y का आपको आउटपुट मिलता है। तो इनपुट आएगा डोमेन से और आउटपुट मिलेगा कोडोमेन में, है ना। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इनपुट आएगा डोमेन से और आउटपुट मिलेगा कहां पे? कोडोमेन के अंदर, है ना, कोडोमेन के अंदर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इनपुट कहां से आता है? डोमेन से। इनपुट आएगा डोमेन से और आउटपुट कहां मिलेगा? कोडोमेन में। और ऐसे फंक्शंस जहां पे डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको रियल फंक्शंस बोल सकते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में फंक्शंस, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? मैथमेटिक्स में
फंक्शंस पढ़ रहे हैं, है ना। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे हैं। फंक्शन क्या है, बेसिकली रूल ऑफ डिपेंडेंस है। अब बहुत सारे तरीके के फंक्शन है। मैं एक रूल ऑफ डिपेंडेंस बता दूं, एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू डालो, y आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। आप x की कोई भी वैल्यू डाल दो, 2, 4, 5, 10, 15 कुछ भी डाल दो, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। फिर मैंने एक रूल बताया 2x + 5। अब आप x की कुछ वैल्यू डालोगे, आपको fx की कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, क्लियर है ना। और ये रियल फंक्शंस हैं, तो रियल फंक्शंस कैसे होते हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर, तो यानी कि आप x की वैल्यू यहां से रखोगे और आपको fx की वैल्यू कहां मिलेगी, यहां मिलेगी, ठीक है, ये भी एक फंक्शन हो गया। फिर मैंने एक रूल बताया आपको fx = x², ठीक है, ये भी रियल फंक्शन है, ये भी रियल फंक्शन है। आप x की वैल्यू डालो तो आपको fx की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। x की वैल्यू कहां से लोगे, यहां से लोगे। fx की वैल्यू कहां मिलेगी, यहां मिलेगी, कोडोमेन में। तो ये बहुत सारे के सारे रूल्स है। अब मैं कौन कौन से रूल को आपको लिखवाऊं, तो मैं सारे के सारे रूल्स लिखवाऊंगा, यानी कि सारे के सारे फंक्शंस लिखवाऊंगा, बट उनको कैटेगराइज्ड करके। कैसे करके, कैटेगराइज्ड करके, कैटेगराइज्ड करके। तो अब बेटा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत सारे फंक्शंस पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या करूंगा, उनको कैटेगराइज करके। तो बेटा बहुत ध्यान से समझना, हम बेस्ड ऑन रूल ऑफ डिपेंडेंस, बेस्ड ऑन रूल ऑफ डिपेंडेंस हम फंक्शंस को, बेस्ड ऑन रूल ऑफ डिपेंडेंस हम फंक्शंस को आइलेट में, आइलेट, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बेस्ड ऑन रूल ऑफ डिपेंडेंस हमने फंक्शन को कैसे लिख दिया, आइलेट। आइलेट का मतलब क्या है, आई मतलब ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि 12th क्लास में एक्सरसाइज 12th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शंस, तो लॉग फंक्शंस, ये आप 12th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये फंक्शंस आप क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। मैंने संपूर्ण रूल ऑफ डिपेंडेंस को, संपूर्ण फंक्शंस को किस कैटेगरी में बांट दिया बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोग क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। एंड दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन आपको मैं अभी क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाऊंगा अभी। तो यानी कि आज का जो हमारा मेन्यू है वो क्या है, अलजेब्राइक है ना। टुडेज एजेंडा क्या है हमारा, अलजेब्राइक फंक्शन। हम लोग कंप्लीटली अलजेब्राइक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, अलजेब्राइक फंक्शंस पढ़ेंगे। अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको कि ये अलजेब्राइक है, कई बार हम लोग एक वर्ड बोलते हैं नॉन अलजेब्राइक फंक्शन, नॉन अलजेब्राइक फंक्शन। तो नॉन अलजेब्राइक कौन से होंगे भाई, जो अलजेब्राइक नहीं है वो नॉन अलजेब्राइक है। तो जो अलजेब्राइक फंक्शन नहीं है, अलजेब्राइक फंक्शन कौन कौन नहीं है, ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लॉग फंक्शंस जो हैं वो नॉन अलजेब्राइक हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x cos x वाले फंक्शन जो हैं वो आपके नॉन अलजेब्राइक हो गए, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी। यानी कि अलजेब्राइक को छोड़ के सारे किस कैटेगरी में आ गए, आपके नॉन अलजेब्राइक फंक्शन की कैटेगरी में आ गए, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि कौन से फंक्शंस कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कौन सी क्लास में पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्राइक फंक्शंस, ठीक है ना। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सो अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। अब देखिएगा अलजेब्राइक फंक्शंस में हम लोग आज कौन कौन से फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रैशनल फंक्शन।
तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इररेशनल फंक्शन भी पढ़ सकते हैं, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, बट इररेशनल फंक्शन में लाइक स्क्वायर रूट फंक्शन का एक केस बता देंगे आपको। चौथा आपका मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। 11th क्लास के एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस नहीं आते है ना, मतलब थोड़े कम आते हैं, ठीक है, इसलिए बच्चे पढ़ते नहीं हैं, चैप्टर भी छोटा सा है। पर भाई साहब ये फंक्शन सर के दर्द कर देते हैं 12th क्लास में, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई हाथ जोड़ रहा हूं प्रभु, ये फंक्शंस पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सिग्नम फंक्शन। फंक्शन और भी होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी होता है ना, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता था, बट दैट इज नॉट इन अवर कोर्स। ये सब हमारे कोर्स में है ना, तो इसलिए मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग एक फंक्शन पढ़ते हैं तो देखो उस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उस डेफिनेशन से हमें ग्राफ ऑब्टेन होता है एक्स वाई एक्सिस पे, है ना, वाई एक्स प्लेन पे, तो ग्राफ मिलता है। फिर हम लोगों को उस फंक्शन की डोमेन और रेंज भी ऑब्टेन होती है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग इन सभी फंक्शंस में करेंगे, ये सारी की सारी बातें हम लोग इन सभी फंक्शंस में करेंगे, ठीक है। क्लियर है? स्टार्ट कर दें वन बाय वन स्टार्ट कर दें। चलिए, तो सबसे पहले उठाते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को, है ना। सबसे पहले उठाते हैं बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन। जरा सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सभी लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन ये अलजेब्राइक फंक्शन की कैटेगरी में पहला फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो बेटा, क्लास 9th में आपने पहली बार पॉलिनोमियल, शायद क्लास 9th में पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स। कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं ना बच्चों, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इन एक्स, फिर a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x पावर 4 एंड anx पावर n, ठीक है। तो ये क्लास 9th में पहली बार हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल से हमें डिफरेंट फंक्शंस मिल जाते हैं जब हम लोग इसकी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं और आपको शायद फील भी हो जाएगा, मान लो मैं एक ही टर्म लेता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, बेसिकली इस तरीके का, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक फंक्शन मिल रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट है। क्या है भैया, कांस्टेंट है, सी। फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट है, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर मैं दो टर्म लेता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स प्लस बी, ठीक है। इस तरह का फंक्शन मिल गया। अब मैं अगर इसकी 3 टर्म लेता हूं तो मेरे को क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स बराबर सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चेक कर लो। और अगर मैं इसकी 4 टर्म ले लूं तो मुझे कुछ इस तरह का फंक्शन मिल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सभी लोग फील कर सकते हैं कि हाँ सर, इसी तरीके के हमें फंक्शंस मिल रहे हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो पॉलिनोमियल से ऑब्टेन हो उनको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलते हैं। ऐसे फंक्शंस जो हमें पॉलिनोमियल से ऑब्टेन हो उनको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलते हैं। अब ये वाला जो फंक्शन है, उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, कांस्टेंट फंक्शन। इस वाले फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन। इस वाले फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, 1, तो ये डिग्री 1 हो गई, तो यानी कि लीनियर फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको, लीनियर फंक्शन। क्लियर है बेटा? इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन।
quadratic function, quadratic function. So these are the different rules, है ना, different rules of x, है ना, ये different function of x. ठीक है, ये क्या है भैया आपका, it is called as cubic function, है ना, it is called as cubic function, cubic function, क्योंकि यहाँ पे highest power of x is 3, so cubic function. ठीक है, highest power of x is this, got this. ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब हमारे को ये पॉलिनोमियल फंक्शन में बस हम लोग हाईएस्ट पावर 3 तक ही पढ़ते हैं, तो अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब मैं आपको ये फंक्शंस 1 by 1 पढ़ाऊंगा, 1 by 1 पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं आपको ये फंक्शंस 1 by 1 पढ़ाऊंगा, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो बच्चों, डेफिनेशंस तो मिल गई आपको, फंक्शंस की डेफिनेशन तो मिल गई। अब इसमें बहुत ही ध्यान से समझेंगे, इसका ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बहुत ही ध्यान से देखना बेटा आप बहुत ध्यान से देखो, आप x को चाहे 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, अगर इतनी लेंथ c है, चाहे आप x की वैल्यू 0 रखो, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 0.1 रखो, y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, fx हमेशा कांस्टेंट है। यानी कि अगर ये लेंथ c है, तो यानी कि आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, 0, 1, 2 कुछ भी रखो, fx हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। यानी कि आप x को कुछ भी रखते रहो, ये हमेशा क्या देगा, कांस्टेंट देगा। ठीक है, आपको बेटा ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। अगर नहीं आई तो ठीक है, फिर से देखते हैं। मान लेते हैं मैं fx बराबर कांस्टेंट की जगह, fx बराबर कांस्टेंट है ना, ये हमारा फंक्शन ये है ना, मैं इसका एक स्पेशल केस ले लेता हूं, fx बराबर लेट से 3। अब यहां पे मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, अब यहां पे मैं ग्राफ बनाता हूं बेटा, और लेट से यहां पे 1, 2, 3 है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, x 0 रखोगे तो भी आपको 3 मिलेगा, x की वैल्यू 1 लोगे तो भी आपको क्या मिलेगा बेटा, 3 मिलेगा ना, है ना। 0 रखोगे तो भी 3 मिलेगा, 1 रखोगे तो भी 3 मिलेगा, 2 रखोगे बेटा तो भी आपको 3 मिलेगा, 3 रखोगे बेटा तो भी आपको 3 मिलेगा, 4 रखोगे बेटा x की वैल्यू, तो ये देखो ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे आपको fx की वैल्यू मिलती है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, x रखने पे जो वैल्यू मिलती है वो आपको y एक्सिस पे मिलती है। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, 4 रखूंगा तब भी मेरे को 3 मिलेगा, तो यानी कि मेरे को ग्राफ कैसा मिल गया, मेरे को ग्राफ मिल गया, ठीक है ना। और ये कितनी लेंथ थी, 3 लेंथ थी। तो अब खुद सोचो, हमने आपको ग्राफ फिल करा दिया। अब खुद सोचो, अगर ये कांस्टेंट है, fx बराबर कांस्टेंट, तो इसका मतलब कांस्टेंट लेंथ पे, है ना। मान लो हम लोग fx इक्वल टू 3 का ग्राफ ना बनाते, fx इक्वल टू कांस्टेंट का, तो ये लेंथ क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट वाली लेंथ होनी चाहिए। तो कांस्टेंट लेंथ पे आपको एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन मिल जाएगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है क्या? जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है क्या? वेरी गुड। तो यहां पे तो हमने आपको ये एग्जांपल लेके दिखाया, बल्कि fx कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, fx 10 भी हो सकता है, fx 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे डोमेन एंड रेंज, है ना। फंक्शन के ग्राफ के बाद सबसे पहले देखते हैं डोमेन और रेंज क्या होता है। बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को, है ना, इस चीज को अभी बहुत ही ध्यान से समझना। मैं लीनियर फंक्शन को भी उधर भेज दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए। डोमेन और ग्राफ समझो बेटा, डोमेन क्या होता है। अब देखना, डोमेन को रिलेशन में जब हमने पढ़ा था तो सेट ऑफ फर्स्ट वैल्यूज कॉल्ड एज डोमेन, ऐसा करके बोल देते थे।
लेकिन अब यहां पे फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू का तो सीन है ही नहीं। तो बेटा बहुत ध्यान से देखना बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, हमारे पास कोई फंक्शन है, x की वैल्यू रखोगे आप तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, y इज द फंक्शन ऑफ x, है ना, आपको y की वैल्यू मिलेगी बेटा। तो कहते हैं डोमेन क्या है, वो तमाम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x जो आप फंक्शन के अंदर रख सको, यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ, है ना, बहुत ध्यान समझेंगे, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब फंक्शन कुछ रियल वैल्यू देगा। तो फंक्शन भाई रियल फंक्शन है ना, तो फंक्शन कुछ रियल नंबर वैल्यू देगा तो ही क्या कहलाएगा, फंक्शन डिफाइंड कहलाएगा। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। अब बेटा आप खुद सोचो, हमारे केस में आप इस फंक्शन के अंदर x की क्या वैल्यू रख सकते हो। कहने का सर कोई भी रियल नंबर रख दो, वो तो कांस्टेंट ही आंसर देगा। तो यस, इस फंक्शन में डोमेन क्या होता है बेटा, ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज समझो बेटा, रेंज क्या होता है, रेंज होता है, देखो डोमेन तो होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x तो क्या कहलाता है, डोमेन। और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, यानी कि x रखने पे हमें कुछ y मिलेंगे, तो जो भी y मिल रहे हैं, तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड एज रेंज, है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड एज रेंज। ठीक है, अब बेटा बहुत ध्यान से समझना, यहां पे हमने x रखा और हमें y के तौर पे क्या मिल रहा है ना, y एक्सिस पे हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ कांस्टेंट मिल रहा है। तो यानी कि आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, फंक्शन हमेशा c वैल्यू दे रहा है, फंक्शन हमेशा क्या दे रहा है, c वैल्यू दे रहा है। तो यहां पर रेंज क्या हुई बेटा, सिर्फ c वैल्यू रेंज हुई। तो एक वैल्यू है और डोमेन और रेंज दोनों ही सेट होते हैं, तो इसलिए इनको विद इन द कर्ली ब्रेसेस रखा हमने। तो रेंज इज द c, इस फंक्शन में रेंज क्या है बेटा, c है। क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है क्या। बस एक फंक्शन हमने अभी सीखा है। अब बेटा बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं अब आपको बताने वाला हूं लीनियर फंक्शन। अब हमारा सबसे टॉप पे एजेंडा क्या है, लीनियर फंक्शन, है ना। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन जो है, इसको हम लोग अगले पेज पे कवर करेंगे ना, इसको हम लोग अगले पेज पे कवर करेंगे। अब लीनियर फंक्शन सीखते हैं बच्चों। देखिएगा बच्चों, लीनियर फंक्शन बेटा यहां पे a और b क्या है, कांस्टेंट्स हैं, है ना, a और b क्या है, कांस्टेंट्स हैं। अब बेटा बहुत ही ध्यान से देखना, fx क्या होता है बेसिकली, अगर आप ग्राफ की बात करें, तो आपका x वैल्यू तो x एक्सिस पे होगी और y एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा, fx वैल्यू। भैया x को रखने के बाद ही तो आपको y का वैल्यू मिलता है, तो x को रखने के बाद जो आपको fx का वैल्यू मिल रहा है वही y का वैल्यू है। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख दिया 2x + 3, यानी कि मैंने a की जगह 2 रख दिया और b की जगह 3 रख दिया। अब आप 3 + 4 को 3x + 4 लिख सकते हो, कोई 5x + 6 लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। अब जरा देखना बेटा बहुत ध्यान से, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू -3/2 है, यानी कि कुछ यहां पे वैल्यू है। तो यानी कि मेरे को लाइन ऐसे मिल गई, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन, है ना। तो एक जनरल लीनियर फंक्शन का हमने ग्राफ बना दिया। तो ये तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया था, बाकी आप कोई भी a और b की कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो ये लाइन थोड़ी आगे पीछे आड़ी टेढ़ी हो सकती है, बट रहेगा लाइन ही, है ना। लीनियर फंक्शन में ग्राफ क्या आएगा, लाइन ही आएगा। अब बेटा बहुत ध्यान से समझना, डोमेन क्या होगा लीनियर फंक्शन में, बेटा बहुत ही ध्यान समझना। आप यहां पे x की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, हमेशा फंक्शन आपको कुछ वैल्यू देगा। तो यहां पे आप x की कोई भी रियल वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो। तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स। ऑल्सो
आप खुद देखो, आप खुद देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना, ये बात देखने वाली है। आप x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख पा रहे हो, आप x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख पा रहे हो, और आपने x1 मान लो यहां रखा है ना भाई, आप यहां से x रख रहे हो, तो आपको रिलेटिवली y मिल रहे हैं, आपको x के रेस्पेक्ट में y मिल रहे हैं, आपको x के रेस्पेक्ट में y मिल रहे हैं, आपको x के रेस्पेक्ट में y मिल रहे हैं, यानी कि आपको x के रेस्पेक्ट में y मिल रहे हैं। तो आप पूरे x एक्सिस पे अगर x रख सकते हो, तो आप देख रहे हो कि यार मुझे y भी पूरे y एक्सिस पे मेरे को y मिल रहा है, और पूरे y एक्सिस को अगर हम देखें तो 0 से ऊपर पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 से नीचे नेगेटिव रियल नंबर्स, तो यानी कि अगेन एक एक्सिस खुद में क्या होता है, नंबर लाइन होता है। तो रेंज में भी हमें क्या मिल रहा है, y भाई साहब पूरे y एक्सिस पे वैल्यूज ले रहा है, तो इसलिए रेंज भी कितनी हुई यहाँ पे, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है बच्चों। डोमेन रेंज को निकालने का एक और बेहतरीन तरीका भी होता है ना। क्या तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यही ग्राफ हम दोबारा से बनाएं, यही ग्राफ अगर हम दोबारा से बनाएं, यही ग्राफ अगर हम दोबारा से बनाएं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और अभी हमें एक लाइन मिली है ये, ठीक है ना। मान लो लाइन हमने इतनी खींची है, अभी ज़्यादा नहीं खींची, इतनी खींची है और ज़्यादा नहीं खींची। तो देखो किसी भी ग्राफ की एक्स एक्सिस पे परछाई क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। और किसी भी ग्राफ की वाई एक्सिस पे परछाई क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। अब आप खुद देखो, अगर ये हमारी जो लाइन है इसकी लेंथ बढ़ जाए, तो इसी लाइन की परछाई ऑन एक्स एक्सिस अगर देखो आप, तो देखो इस लाइन की परछाई है ना, आप इधर से टॉर्च मार के देखो तो देखो परछाई पूरे इस पे आ जाएगी, और आप इधर से टॉर्च मार के देखो तो देखो, तो यानी कि डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं भैया, डोमेन में ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं। और ऐसी अगर आप बहुत ध्यान से देखो, इधर से टॉर्च मार के देखोगे तो इस लाइन की परछाई ये देखो, ये इधर से टॉर्च मार के देखोगे तो इस लाइन की परछाई ये, यानी कि रेंज में क्या आ रहे हैं हमारे पास, ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है। तो ऐसे भी हमने फंक्शन की डेफिनेशन, ग्राफ, डोमेन और रेंज सारी चीज आपको बता दी है। क्लियर है बच्चों। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन हम लोग नेक्स्ट वाले जो स्लाइड है उस पे अंदर पढ़ाएंगे आपको, नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर आपको पढ़ाएंगे, तो यहां से लेके चल देंगे। लीनियर फंक्शन में एक इसका बच्चा होता है, क्या, बच्चा, लीनियर फंक्शन का ही केस है, लीनियर फंक्शन का ही केस है, यानी कि केस ऑफ लीनियर फंक्शन ही है। अब ये केस ऑफ लीनियर फंक्शन क्या है बताता हूं। केस ऑफ लीनियर फंक्शन में वो क्या कह रहे हैं, एफ एक्स बराबर ए की वैल्यू 1 ले लो और बी की वैल्यू 0, यानी कि इसको, ये केस ऑफ लीनियर फंक्शन है, ये केस ऑफ लीनियर फंक्शन है। और लेकिन इसको बोलते क्या हैं, ये बोलते हैं इसको आइडेंटिटी फंक्शन। क्यों बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, क्यों बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन भैया, एफ एक्स को हम लोग वाई, एफ एक्स कहाँ मिलता है हमें, वाई एक्सिस पे, तो बेसिकली y इक्वल टू एक्स है। तो कह रहे हैं, या फिर आप देखो बहुत ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन क्यों बोलते हैं। आइडेंटिटी मतलब होता है आइडेंटिकल, सेम। तो यानी कि इस फंक्शन में आप x रखते हो, ठीक है ना, तो आपको एफ एक्स का वैल्यू भी क्या मिलता है, x ही मिलता है। यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में इनपुट और आउटपुट सेम है, इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब इस फंक्शन का ग्राफ अगर आप देखना चाहो, आइडेंटिटी फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन किसका केस है, लीनियर फंक्शन का ही केस है, तो यहां पे एफ एक्स बराबर एक्स मतलब हमारे को y बराबर एक्स, भैया y एक्सिस पे ही तो एफ एक्स ट्रेस होता है, ठीक है ना, और इधर x एक्सिस। अब बहुत ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स लाइन कैसी होती है, x 0 लोगे तो y भी 0, x 1 होगा तो y भी 1, x 2 होगा तो y भी 2,
तो इसका मतलब इस तरीके की एक लाइन मिलती है आपको, और यहां से आप परछाई डाल के देख सकते हैं, यहां से आप परछाई डाल के देख सकते हैं कि इस ग्राफ की परछाई ऑन एक्स एक्सिस क्या है बेटा, इट इज डोमेन। तो डोमेन में क्या आ गया यहां पे, ऑल रियल नंबर्स। और इस ग्राफ की परछाई ऑन द वाई एक्सिस क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से देखो, तो ये कितना हो गया, रेंज। रेंज भी क्या है बेटा, ऑल रियल नंबर्स। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस में आपने कांस्टेंट फंक्शन कवर कर लिया है, लीनियर फंक्शन कवर कर लिया है, और लीनियर फंक्शन का केस आइडेंटिटी फंक्शन कवर कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन के भी केसेस देखेंगे, क्योंकि प्योरली क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमारे कोर्स में नहीं है, प्योरली क्यूबिक फंक्शन का केस भी हमारे कोर्स में नहीं है, बट उनके पर्टिकुलर केसेस हमारे कोर्स में है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या। तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखेंगे थोड़ा क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ है ना। हालांकि बोर्ड के सिलेबस में नॉट ओनली इन जस्ट 11th, इन 12th ऑल्सो आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट जेई में आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उसके ग्राफ की, है ना, और इन एनडीए क्वेश्चंस एज वेल। तो वो जब हम लोग उसको कवर करेंगे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ उधर पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक स्पेशल केस ले लेते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बेसिकली होते हैं कैसे भैया, जैसे अभी आपको बताया एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इसका एक स्पेशल केस कौन सा ले लिया हमने, चेक करो। इसका एक स्पेशल केस ले रहे हैं, एफ एक्स बराबर ए को 1 ले लिया और बी को 0 और सी को 0, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ये सभी बच्चों को आना चाहिए, इट्स अ पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, वाई एक्सिस पे तो हमें एफ एक्स ही मिलता है, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक्स की वैल्यू 0 पे 0, एक्स की वैल्यू 1 हो या -1 हो, आपको क्या मिलेगी, +1 ही मिलेगी, यानी कि इस तरीके से। एक्स की वैल्यू अगर 2 लोगे तो आपको 4 मिलेगा, है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना, आपको 4 मिलेगा, और -2 पे भी आपको प्लस का 4 ही मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको ऑब्टेन होता है, इसको हम लोग पैराबोलिक अपवर्ड पैराबोला ग्राफ बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अपवर्ड पैराबोला ग्राफ बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग बहुत ही ध्यान से देखें तो यहां पे अगर आप देखेंगे डोमेन क्या है, डोमेन, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन क्या है भैया, प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। तो आप इधर से टॉर्च मारो तो ये ग्राफ आगे तक तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे, तो यानी कि आपको ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस मिल जाएगा। और वैसे भी आप फील कर सकते हो एक्स की क्या क्या वैल्यू यहां पर रख सकते हैं जो फंक्शन डिफाइंड हो, तो आप सारी रियल वैल्यू रख सकते हो, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स रख सकते हो। लेकिन अगर आपसे रेंज पूछी जाए तो बेटा बहुत ध्यान से देखना, रेंज क्या होता है बेटा, रेंज होता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। अब एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देगा आपको, तो रेंज में आपको 0 से लेके, है ना, वाई एक्सिस पे कौन से नंबर मिल रहे हैं भैया, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस अगर आप देखो तो यहां से 0 से लेके और पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे को रेंज क्या मिलेगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस भी देख सकते हैं, या ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जिंदगी में हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, तो 0 या 0 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी। तो इस तरीके से भी हम लोग, है ना, ये वाली बात भी हम अपने कहीं नोट्स में लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना, इसलिए रेंज हमारा 0 टू इन्फिनिटी है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या, वेरी गुड वेरी गुड। अब ऐसे ही एक क्यूबिक फंक्शन का केस भी पढ़ लेते हैं हम लोग, क्यूबिक फंक्शन का केस भी पढ़ लेते हैं।
अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। अब क्यूबिक फंक्शन भी एज इट इज हमें नहीं पढ़ना है, इसका भी एक स्पेशल केस ही पढ़ेंगे, इसका भी एक स्पेशल हम लोग केस ही पढ़ेंगे, मतलब इसका भी हम लोग एक स्पेशल केस ही पढ़ेंगे। यानी कि इसका क्या स्पेशल केस पढ़ेंगे, ए का वैल्यू 1 ले रहे हैं और बी और सी और डी का वैल्यू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब अगर आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करोगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखना, तो वाई एक्सिस पे तो हमें एफ एक्स मिलेगा। अब देखना बच्चों, एक्स की वैल्यू आप 0 लोगे तो एफ एक्स 0 मिलेगा, 1 लोगे तो एफ एक्स 1 मिलेगा, 2 लोगे तो आपको 8 मिलेगा, -1 लोगे तो आपको -1 मिलेगा, -2 लोगे तो आपको माइनस का 8 मिलेगा। तो यानी कि इस तरीके से आपको ग्राफ मिल जाता है, ठीक है ना, ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। अगर आप यहाँ पे डोमेन की बात करोगे तो देखो x की वो सारी तमाम वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पे आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डोमेन को थोड़ा फील करना चाहते हो तो प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ, ग्राफ की परछाई ऑन द एक्स एक्सिस, तो इधर से टॉर्च मारोगे तो देखो ये आपको मिलेगा, इधर से टॉर्च मारोगे तो आपको ये मिलेगा। तो ग्राफ की परछाई ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज डोमेन, तो डोमेन में ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे। इसके अलावा बच्चों अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, ग्राफ की परछाई ऑन द वाई एक्सिस हमें बताती है कि भैया वाई एक्सिस पे क्या क्या वैल्यूज हमें ऑब्टेन हो रही है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये हमें पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, रियल नंबर्स मिल रहा है। तो रेंज में क्या होगा बेटा हमारे पास, रियल नंबर्स, यानी कि रेंज क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। अब देखो ना, आप किसी भी पर्टिकुलर एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग, बेटा किसी भी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या वैल्यू मिल रही है, ये वाई की वैल्यू मिल रही है। तो यानी कि अगर आप देखो तो जैसे जैसे आप इस ग्राफ को ऐसे मूव करोगे तो आप देखो यहाँ पे वाई एक्सिस पे वैल्यू आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है ना, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपको वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से पूरे वाई एक्सिस पे आपको वाई एफ एक्स की वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब रेंज क्या हो गया हमारा, ऑल रियल नंबर्स, है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज रेंज, ठीक है बेटा। क्लियर है क्या, क्लियर है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इर्रेशनल में स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्क्वायर रूट फंक्शन, है ना। यहाँ पे एक इर्रेशनल फंक्शन पढ़ते हैं, फिर रैशनल भी फंक्शन पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पे जगह है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। इर्रेशनल फंक्शन में हम लोग एक फंक्शन पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। बच्चों इसका ग्राफ होता है y इक्वल्स टू रूट एक्स, वाई इक्वल्स टू रूट एक्स। अब देखो ये ग्राफ हमें आता तो है नहीं, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया बोथ साइड। फिर हमें पता चला यार इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, हमें पता चला यार इसका ग्राफ कैसा मिलेगा। भैया y की वैल्यू आप +1 लो चाहे -1 लो, x आपको +1 मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि इस तरीके का ग्राफ आपको मिलता है। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। y की वैल्यू अगर आप +1 लो चाहे -1 लो, आपको +1 मिलता है। तो यानी कि एक पॉइंट तो ये हो गया। y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू अगर 2 लोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएंगी बेटा, 4 मिल जाएगी। y की वैल्यू अगर -2 लोगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी बेटा, +4 मिल जाएगी। तो ये इस तरीके का ग्राफ होता है, ठीक है ना। इट्स अ पैराबोलिक ग्राफ, राइट वर्ड पैराबोला। अब क्योंकि ग्राफ एक्चुअल में ये नहीं है, ग्राफ एक्चुअल में हमें इसका ड्रॉ करना है, और इस हिसाब से स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यानी कि y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो y की वैल्यू नेगेटिव कहाँ हो रही है, बिलो x एक्सिस। तो हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे आपका इस तरीके से हमने ग्राफ बना दिया है, इस तरीके से हमने ग्राफ बना दिया है। दिस इज द स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या,
सो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ भी बता दिया आपको, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, याद रखना है रखो, नहीं तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। इसमें डोमेन और रेंज क्या होती है बेटा, तो डोमेन देखो यहां पे साफ साफ है, डोमेन क्या है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस। तो देखो यही डोमेन है, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। और रेंज क्या है, ये भी पॉजिटिव ही होगा, है ना। रेंज क्या है बेटा, ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, तो ये भी, तो रेंज भी पॉजिटिव होगी 0 टू इन्फिनिटी, और डोमेन भी 0 टू इन्फिनिटी होगी। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। x की क्या क्या वैल्यूज रख सकते हो, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू। देखो ना, आप x की 0 या 0 से बड़ी वैल्यू रख सकते हो भाई सिर्फ, ठीक है ना, टू डिफाइन दिस फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में x की वैल्यू आप 0 या 0 से बड़ी रख सकते हो, और y की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, 0 या 0 से बड़ी मिलेगी, ठीक है। क्लियर है क्या, वेरी गुड बच्चों। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। अब नेक्स्ट टू दिस बच्चों, हम लोगों के पास क्या रह गया है, हम लोगों के पास क्या रह गया है, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन, है ना। आई थिंक रैशनल फंक्शन भी रह गया ना, रैशनल फंक्शन। चलिए तो रैशनल फंक्शन भी आपको बताते हैं ना, रैशनल फंक्शन भी बताते हैं आपको। चलिएगा बच्चों, तो रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, 4 फंक्शन और रह गए हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं आपको सभी के सभी फंक्शंस के डेफिनेशन, ग्राफ, डोमेन, रेंज सभी समझ में आ रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे रैशनल फंक्शन पे। किस पे बात कर रहे हैं हम लोग, रैशनल फंक्शन पे। तो आइए बात करते हैं रैशनल फंक्शन पे। देखो जैसा रैशनल मतलब रेशो की फॉर्म में, यानी कि रैशनल फंक्शन कैसे होते हैं, फंक्शन रेशो की फॉर्म में ना, रेशो ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि px अपॉन qx। बस ध्यान रहे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। और बेटा बहुत ध्यान से रहे, px अपॉन qx जो है, यानी कि ये वाला फंक्शन न्यूमरेटर में और ये वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में, ये दोनों ही पॉलिनोमियल होना चाहिए। कल को आप कहने लगो, देखो बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, हम अगर एक फंक्शन लिख रहे हैं fx बराबर 2/3 प्लस x या 2/3 x प्लस 3, तो ये तो रैशनल फंक्शन है, क्योंकि ऊपर भी क्या है, ऊपर भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना, देखो जितने भी कांस्टेंट है ना उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो न्यूमरेटर में भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 9th क्लास में पढ़ा था, 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी कि नंबर क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकते हैं। नीचे लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन कल को आप बोलो fx अपॉन बराबर x अपॉन साइन x, मान लो नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख रहे हो, तो ये रैशनल फंक्शन नहीं है, ये रैशनल फंक्शन नहीं है, ये रैशनल फंक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रैशनल फंक्शन का आपको ध्यान रखना है। तो वन पॉपुलर रैशनल फंक्शन है ना, वैसे तो रैशनल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ग्राफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे अपन 2/x प्लस 3 का फिर भी एक बार को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन रैशनल फंक्शन का ग्राफ बेसिक लेवल के तो आप बना सकते हो, बट जो थोड़े से एक्सट्रीम लेवल वाले हैं उनके लिए आपको ग्राफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, रैशनल फंक्शन का एक पर्टिकुलर केस fx बराबर 1/x, ये रैशनल फंक्शन का एक पर्टिकुलर केस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन ये रैशनल फंक्शन का क्या है बेटा, एक पर्टिकुलर केस है। क्या है ये, पर्टिकुलर केस ऑफ द रैशनल फंक्शन, पर्टिकुलर केस ऑफ द रैशनल फंक्शन। तो इसी के अंदर हम लोग इसको पढ़ लेते हैं fx इक्वल टू 1/x। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, एक तो सबसे पहले ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होता, और इसका ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसके ग्राफ कैसे बनते हैं बच्चों, हमारे पास ग्राफ बनते हैं भैया इस तरीके से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह का ग्राफ बनता है fx इक्वल टू 1/x का। अगर आप इसकी डोमेन पूछेंगे मेरे से, तो x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, ऑल रियल नंबर्स, बस 0 नहीं रख सकते,
और अगर आप मेरे से रेंज की बात भी करोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है 1/x को 0 बना दे। 1/x कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसलिए रेंज में भी अगर आप देखो तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो रेंज में भी अगर आप ग्राफ की परछाई देखो ऑन द वाई एक्सिस तो सारे नंबर्स आ जाएंगे, बस 0 नहीं आएगा। ठीक है ना। तो रेंज भी क्या है बेटा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो ये डोमेन और रेंज ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन हमने आपको करा दिया है। अब यहां से 3 महत्वपूर्ण फंक्शन, यहां से 3 महत्वपूर्ण फंक्शन हम लोग आपको कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद फंक्शन कराते जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको भली भांति अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई सर के ऊपर से जा रही है। हाँ, बस मेरी एक गुजारिश है आपसे कि फंक्शन वाला ये जो लेक्चर है ना, इसको प्लीज़ 2 बार देखें। एक बार तो देखना ही है समझने के लिए, दूसरी बार रिवीजन के लिए देखना है, तब जाके ये अच्छे से क्लियर होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आइए बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन पे। ठीक है, तो अभी हमारा कौन सा चला आ रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, पॉलिनोमियल हो गया, रैशनल हो गया, इर्रेशनल हो गया, अब मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम फंक्शन, 3 फंक्शन पढ़ाने हैं। और मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन पढ़ते हैं बच्चों ना, मॉडुलस फंक्शन पढ़ते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन देखो बेटा, बहुत ही प्यारा फंक्शन होता है ये, बहुत ही प्यारा। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस काम क्या करता है। तो देखो, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस। और मॉडुलस क्या करता है, एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, और अगर उसके अंदर पॉजिटिव नंबर हो तो पॉजिटिव ही रखेगा। मतलब मॉडुलस का काम है पॉजिटिव बनाना। एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्यों बोलते हैं, कहते हैं कि यार ये जो -5 है ना, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू तो 5 है, यानी कि रिगार्डलेस ऑफ साइन द पॉजिटिव वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसलिए हम लोग इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। तो बेसिकली मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है, मॉडुलस का काम है नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का काम हो गया नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना। तो मॉडुलस फंक्शन में हमने fx = मॉडुलस x लिया। अब देखो, इसको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं, पीस वाइज यानी कि टुकड़ों में डिफाइंड फंक्शन। क्यों भैया, टुकड़ों में क्यों डिफाइंड है, देखते हैं। कहते हैं बच्चों कि यार अगर अंदर की क्वांटिटी 0 रही या 0 से बड़ी रही, यानी कि पॉजिटिव रही। देखो ना, 0 या 0 से बड़ी क्वांटिटीज कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और 0 से छोटी क्वांटिटी नेगेटिव होती हैं। ठीक है, पता है ये बात सभी को, पता है ये बात सभी को। अरे 0 और 0 से बड़ी क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं, 0 से छोटी क्वांटिटी नेगेटिव्स होती हैं। ठीक है ना। चलिए, अब स्टूडेंट्स, अगर अंदर की क्वांटिटी 0 या पॉजिटिव है तो मॉडुलस का तो कोई काम नहीं है ना, यानी कि हम लोग सीधा x लिख देंगे। बट अगर अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हुई तो मॉडुलस क्या करेगा भैया, अब अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉडुलस क्या करेगा, एक नेगेटिव और देगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है ना, मॉडुलस क्या करेगा, एक नेगेटिव और देगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। नहीं आई बात समझ में, बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लो x एक छोटी 0 से छोटी क्वांटिटी है ना, लेट x = -5 या -2। ठीक है ना। अब अगर मॉडुलस के अंदर एक 0 से छोटी क्वांटिटी है तो मॉडुलस क्या कर रहा है, यही तो आपका x है, अरे बेसिकली यही तो आपका x है, 0 से छोटी क्वांटिटी। तो मॉडुलस क्या कर रहा है, इस x को एक नेगेटिव और देके पॉजिटिव बना दे रहा है। ठीक है, तो मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटी को एक नेगेटिव और देके पॉजिटिव बना देता है। अब जब ऐसा हो गया, तो मैं बाकी सारी बातें हटा दूं, तो मेरे पास क्या हुआ बच्चों, मेरे पास क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखना। मुझे इसका ग्राफ मिल गया। क्या मिल गया, ग्राफ।
बहुत ध्यान से देखेंगे, ये y इक्वल टू एफ एक्स यहाँ आएगा। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स है। इट मीन्स y बराबर x है, यानी कि x 0 होगा तो y 0 होगा, x 1 होगा तो y 1 होगा, यानी कि ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना, 2 पे 2 होगा। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है ना, x की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से छोटी है, तो आपके पास फंक्शन क्या है आपका, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स। यानी कि जिस दिन -1 लोगे तो -1 प्लस 1, जिस दिन -2 लोगे तो माइनस और -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। तो यानी कि आपको क्या मिलेगा, ये मिल गया ग्राफ। अब स्टूडेंट्स ग्राफ तो आपने बना दिया है ना, ग्राफ तो आपने बना दिया इस तरीके से। अब बात आती है कि यार मॉडुलस फंक्शन का, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, जिसका ग्राफ आप यहां पे देख रहे हैं, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, x की वो तमाम वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड है। अब x 0 पे भी डिफाइंड है, 0 से बड़ी वैल्यू पे भी डिफाइंड है, 0 से छोटी वैल्यू पे भी डिफाइंड है, यानी कि x तो सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, अच्छा ये जो लेफ्ट साइड वाला ग्राफ है इस पे अगर आप यहां पे लिखना चाहोगे तो ये कौन सा ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि आप x की कुछ भी वैल्यूज रख लो, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स तो डिफाइंड ही होगा। तो डोमेन तो क्या है इसका, ऑल रियल नंबर्स। और अगर आप फील भी करना चाहते हो तो ग्राफ की परछाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इट इज द डोमेन। क्लियर है? अच्छा अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना, रेंज क्या है। अब देखो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि यार ये जो मॉडुलस फंक्शन है ना, ये कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं देता। 0 है तो 0 दे देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे देगा, बट नेगेटिव कभी नहीं देता। तो इसका मतलब रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी, है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाइज। भैया एफ एक्स की जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वही तो रेंज है। तो एफ एक्स कभी भी क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यूज नहीं देगा। 0 है तो 0 दे देगा एक्स, अगर एक्स 0 है तो 0 वैल्यू दे देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे देगा, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव देगा। तो यानी कि 0 टू इन्फिनिटी। और अगर आप इसको फील करना चाहते हैं, अगर आप इधर से और इधर से देखें ग्राफ के ऊपर परछाई, तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वाई एक्सिस की वैल्यूज मिल रही हैं। तो यानी कि 0 टू इन्फिनिटी वैल्यूज मिल रही हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। तो आपको मॉडुलस फंक्शन भी क्लियर हो गया क्या? मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं हर फंक्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करा दूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करा दूं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हम लोग एक लास्ट फंक्शन पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप कहोगे सर लास्ट कहाँ, अभी तो 2 फंक्शन और अवेलेबल हैं, सिग्नम फंक्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन भी अवेलेबल है, मैं आपकी बात को मान गया हूँ, सिग्नम फंक्शन भी अवेलेबल है। तो एक काम करते हैं, सिग्नम फंक्शन को इसी वाले पेज पे पढ़ाते हैं, है ना, सिग्नम फंक्शन को इसी वाले पेज पे पढ़ाते हैं। मॉडुलस फंक्शन की डोमेन और रेंज यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, डोमेन और रेंज यहाँ लिख देते हैं, और सिग्नम फंक्शन को यहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, सिग्नम फंक्शन को यहीं पढ़ाते हैं। सिग्नम फंक्शन को यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसका थोड़ा बहुत लेना देना है, किससे? थोड़ा बहुत लेना देना है मॉडुलस फंक्शन से। ठीक है, तो आप चाहो तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे याद रख सकते हो, या चाहो तो जैसा एनसीईआरटी में गिवन है वैसे भी याद रख सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। तो सिग्नम फंक्शन कैसा होता है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन कैसा होता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिएगा,
एक्स बराबर सिग्नम ऑफ एक्स, इसका मीनिंग होता है कि फंक्शन का वैल्यू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स होगा फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 होगा फॉर एक्स इक्वल टू 0। ये बेसिकली सिग्नम फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन। अब हमने इस वाले पार्ट को ब्रेक किया, किस वाले पार्ट को, इसको। हमने कहा यार अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो या तो 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा, और अगर x 0 से बड़ा होगा तो मॉडुलस x हमें x ही दे देगा, यानी कि 1 आ जाएगा, और x अगर 0 से छोटा होगा तो मॉडुलस x हमको -x देगा। तो बेसिकली सिग्नम फंक्शन का एक रूप ये भी है। तो ऐसे ना लिखवा के किताब वाले, किताब में सीधा ऐसे दिया होता है, किताब में सिग्नम फंक्शन ऐसे दिया होता है, +1 फॉर x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 पे 0 एंड x लेस देन 0 पे -1। अब देखो इसका ग्राफ कितना इजी है, ग्राफ कितना इजी है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, जहां पे आपको fx की वैल्यू मिलेगी। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 0 पे वैल्यू 0 है, 0 से बड़े सभी नंबर पे वैल्यू 1 है, तो लेट्स से यहां पे 1 है, तो 0 से बड़े यानी कि x ग्रेटर देन 0 है तो हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, फंक्शन की 1 रहेगी, ठीक है। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो fx की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बेटा, -1 रहेगी, ठीक है। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यार इसका जो डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर्स है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन 0 पे भी डिफाइंड है, 0 से बड़े पे भी डिफाइंड है, 0 से छोटे पे भी डिफाइंड है। अब कोई भी रियल नंबर या तो 0 होता है, 0 से बड़ा होता है, या 0 से छोटा होता है, तो फंक्शन की डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है ना। बाकी आप एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन भी देख सकते हो। रेंज अगर आप देखो तो y एक्सिस पे हमें सिर्फ 3 नंबर मिल रहे हैं, y एक्सिस पे हमें सिर्फ 3 नंबर मिल रहे हैं, 0, 1 और -1। तो रेंज कितनी हुई इसकी, -1, 0 और 1। चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग एक लास्ट फंक्शन पढ़ेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन इससे पहले हाजिरी दर्ज करके आते हैं। कहां हाजिरी दर्ज करेंगे, पीछे इधर, कि देखो जी हमने ये भी निपटा दिया और ये भी निपटा दिया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही प्यारा फंक्शन है, बहुत 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 ज़्यादा प्यारा फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लुत्फ उठाएंगे और हमारे पास एलजेब्राइक फंक्शंस की कहानी खत्म, एलजेब्राइक फंक्शंस की कहानी खत्म, ठीक है। तो आइए बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। ये सभी फंक्शंस बेटा आपको इसके नोट्स हमारे सीबीएसई क्लास ऐप पे मिल जाएंगे। जरूर आप डाउनलोड करें, रिवाइज करें और इस लेक्चर को भी 2 बार देखें, उसके नोट्स को भी 2 बार देखें। ये एक बार में आने वाली चीज़ नहीं है, समय लगेगा, थोड़ा एफर्ट लगेगा, ठीक है। तो आइए एक बहुत ही प्यारा फंक्शन, यानी कि हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज लास्ट इन द कैटेगरी ऑफ एल्जेब्राइक फंक्शन इन आवर कोर्स। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है बच्चों। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। देखिए इस फंक्शन को ना हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पहले तो उसको देखते हैं। इस फंक्शन को हम लोग लिखते हैं fx इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट x, लेकिन पढ़ते ऐसे नहीं है, पढ़ते ऐसे हैं कि फंक्शन ऑफ x इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, है ना। इस वाली क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन करता क्या है,
ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है लेस देन और इक्वल टू x, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सिंपल बात करेंगे। ये फंक्शन क्या करता है, अगर अंदर इंटीजर है, देखिए ये फंक्शन करता क्या है, अगर अंदर इंटीजर है तो ये आंसर सेम दे देगा। अगर अंदर इंटीजर है तो ये आंसर क्या दे देगा, सेम दे देगा। लेकिन अगर अंदर नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर मतलब पॉइंट्स वाले नंबर, नॉन इंटीजर मतलब पॉइंट्स वाले नंबर, जैसे 2.3 है ना, 2.9, ठीक है, 1.1, 4.2, अगर अंदर बिना पॉइंट वाले नंबर है तो ये क्या करेगा, ये आंसर में तब हमें क्या देता है, जस्ट छोटा इंटीजर। जैसे 2.3 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या हुआ, 2 हुआ। 2.9 से भी जस्ट छोटा इंटीजर 2 हुआ। 1.1 से भी जस्ट छोटा इंटीजर 1 हुआ। 4.2 से जस्ट छोटा इंटीजर 4 हुआ। तो ये हमें जस्ट छोटा इंटीजर देता है। ध्यान रखेंगे, जब इंटीजर है तो सेम आंसर, जब नॉन इंटीजर है तो जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर। क्लियर है बच्चा, क्लियर है बेटा? जिसको इतनी बात समझ में आ गई उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से आ गया पूरा। देखेंगे अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना, यही जो फिलॉसफी हमने आपको बताई है इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जब 0 होगा तो क्या देगा, इंटीजर है 0 ही देगा। और 0.1 पे भी क्या देगा, जस्ट छोटा इंटीजर 0 देगा। और 0.9 तक 0 ही देता रहेगा। तो यानी कि 0 पे भी 0 और 0.9 तक 0, 0.9 तक 0। बट जैसे ही 1 आएगा तो 1 देगा। तो यानी कि 0 से लेकर 0.9 तक 0, और जैसे ही 1 आया तो इसने क्या देना शुरू किया, 1 देना शुरू किया, 1। 1.1 से लेके 1.9 तक यही आंसर देगा, 1.99 तक भी यही आंसर देगा। जिस दिन 2 होगा उस दिन 2 दे देगा, ठीक है। 2 पे 2 देगा, 2.1 का भी आंसर 2 ही देगा, 2.9 तक भी आंसर क्या देगा बच्चों, 2 ही देगा। जिस दिन 3 होगा तो उस दिन 3 दे देगा। ऐसे 3.9 तक 3 देगा, है ना। जैसे 4 होगा तो उस दिन क्या दे देगा आपको, 4 दे देगा। क्लियर है? ऐसी अगर आप नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करें, ऐसी अगर आप नेगेटिव की बात करें तो देखिएगा बहुत ध्यान से, -1 पे -1 देगा, -1 पे -1 देगा। और आप बहुत ध्यान से देखो, माइनस का 0.1 तक क्या देगा, जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर, यानी कि आपको माइनस का 1 ही देगा। ऐसी -2 पे आपको -2 देगा, और माइनस का 1.9 पे भी आपको क्या देगा, माइनस के 1.9 पे भी, या इनफैक्ट माइनस के 1.1 पे भी आपको क्या देगा, -2 ही देगा। तो अगर आप ग्राफ महसूस कर रहे हो तो इस फंक्शन का ग्राफ सीढ़ियों की तरह मिलता है आपको, इसलिए इसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अब यहां पे 2 चीजें हैं लिखने की, एक तो इसका डोमेन और एक इसका रेंज। अगर आप इस फंक्शन को बहुत गौर से देखें तो यहां पे आप x की जगह, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे आप x की जगह इंटीजर भी डाल पा रहे हैं, नॉन इंटीजर भी डाल पा रहे हैं। अब पूरे नंबर सिस्टम में सारे रियल नंबर्स 2 ही तरीके से होते हैं, या तो इंटीजर होते हैं या नॉन इंटीजर होते हैं। तो आप देखेंगे बहुत ध्यान से कि डोमेन की बात करें तो सारे रियल नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है।
अगर आप ग्राफ की परछाई भी देखेंगे ना एक्स एक्सिस पे, पूरा एक्स एक्सिस छप जाएगा। सो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है। बट अगर आप रेंज की बात करेंगे तो ये फंक्शन हमेशा इंटीजर्स उगलता है। क्या उगलता है? इंटीजर्स उगलता है। ये नंबर हमेशा क्या देता है बेटा? इंटीजर्स देता है, इंटीजर्स देता है, इंटीजर्स देता है। इसके बीच में कोई नंबर नहीं देता। ये चेक करो, इसके बीच में कोई नंबर नहीं देता। तो रेंज में हमें क्या मिल रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स। तो यानी कि रेंज क्या होगी इसकी? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट रियली क्लियर टू एवरीवन? है ना? चलिए, तो फटाफट से बेटा प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा बेटा, प्लीज। ठीक है, तो हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बता दिया। सो एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ ये है, बाकी सारी बातें तो आपको हमने सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट में बताई हैं। बाकी सारी बातें तो हमने सिर्फ सपोर्ट में बताई हैं। अगर मैं आपको डायरेक्ट यही बता देता तो शायद आपको उतना मज़ा ना आता। हमने इसको ही लिखने के लिए सारी तमाम बातें आपको बताई हैं, सारी तमाम बातें बताई हैं आपको। ठीक है, क्लियर है क्या? अब स्टूडेंट्स लगभग पूरा ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है पूरा। अब रहा क्या है वो बताता हूं। एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटू सा, इत्तू सा। कैसे दो फंक्शन को ऐड करते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत ही छोटू सा टॉपिक है, लेकिन वो बहुत छोटू सा है। ठीक है, हमने मेनली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा, सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन पढ़े, हमने रेसिप्रोकल फंक्शन, रैशनल फंक्शन पढ़ा, हमने इरेशनल, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक के केसेस पढ़े, लीनियर आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल पढ़े, एंड हेंस हमने ये सारे के सारे फंक्शंस पढ़े। और हमने आपको क्या कहा था? आज का एजेंडा अलजेब्राइक फंक्शन को पढ़ने का था, वो हमने पूरा पढ़ लिया। फंक्शन में हमने आपको बताया था कि फंक्शन क्या है, बेसिकली रूल ऑफ डिपेंडेंस पढ़ रहे हैं। तो अब आप देखिए, हम जहां से शुरू किए थे कि अगर y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है तो y इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ x। अब y की वैल्यू x पे कैसे कैसे डिपेंड कर रही है, कैसे कैसे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है वैसे वैसे अलग अलग फंक्शंस हमें मिलते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है वैसे हंसे हमें डिफरेंट फंक्शंस मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या सभी को? जल्दी से बता दो ना। चलिए, तो यहाँ पे आप प्लीज़ इसको नोट करिएगा। और अब हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस पे नहीं, फंक्शंस के जोड़, घटा, गुना, भाग पे बात करेंगे। 2 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन हो जाएगा खत्म। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट्स, अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस को पढ़ने से पहले 2-4 ऐसे ही छोटे मोटे से क्वेश्चंस हैं, उनको निपटा देते हैं, है ना। और फिर अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसको एक क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ सकते हो। 2 क्वेश्चन करेंगे और ख़त्म है कहानी। तो आइए, ये जो छुटंगी क्वेश्चंस हैं, जरा 1-2 क्वेश्चंस उनको देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है आपके सामने। वो कह रहा है कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है हमारे पास? डिफाइंड है, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन f, जो कि नेचुरल नंबर डोमेन से कोडोमेन नेचुरल नंबर में डिफाइन है। फंक्शन है हमारे पास fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। कह रहा है यूजिंग दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, है ना। तो कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, कितना आसान काम करने को बोला है ना। 5वीं क्लास के बच्चे भी कर देंगे। x की जगह 1 रखोगे तो 2 × 1 + 1, यानी कि 2 1 2 + 1 3। सो f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? f1 की वैल्यू 3 पुट कर दोगे, है ना। ये सारे कलर्स मैं ऐसे ही ले रहा हूँ क्या। f1 की वैल्यू आप क्या रख दोगे बेटा? 3 रख दोगे, ठीक है। सिमिलरली बच्चों f2 की अगर मैं बात करूँगा तो 2 × 2 = 4 + 1 5। f3 की मैं अगर बात करूँगा तो 3 × 2 = 6 + 1 7।
ठीक है ना। F4 की बात करूंगा मैं तो 4 2 ज़ा 8 + 1 9, एंड F5 की मैं बात करूंगा तो 5 2 ज़ा 10 + 1 11, F6 की बात करूंगा तो 6 2 ज़ा 12 + 1 13, एंड F7 की बात करूंगा तो 7 2 ज़ा 14 + 1 15। तो सिमिलरली यू कैन राइट डाउन ऑल द वैल्यूज इन द फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो इन ब्लैंक्स में आप फिल कर सकते हो। तो वैल्यूज क्या गई हमारे पास 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे रखी है क्या वैल्यूज, नहीं दे रखी है ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से वैल्यूज फिल कर सकते हैं, है ना। ठीक है। सो 3 5 7 9 11 13 एंड 15। क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या। अगर आप बच्चों बहुत ही ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे कैसे हैं, ऑड नंबर्स हैं, 3 5 7 9 11 13 और 15। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो यस, हम लोग बोलते भी हैं कि ऑड नंबर को हम लोग जनरली 2 × समथिंग +1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास इस फंक्शन से गिवन जितनी भी ऑब्टेन्ड वैल्यूज थी हमने वो लिख दी है। तो ये तो वैसे ही एक बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो मे बी वहाँ पे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो स्टूडेंट्स देखिए, उसने एक स्पेशल केस ऑफ, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर आप देखें तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसका ग्राफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना। इसका ग्राफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कह रहा है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग दिस डेफिनेशन, व्हाट इज द डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो इसका ग्राफ मैं आपको बता भी चुका हूं। देखिए किस तरीके से मैंने आपको बताया था ग्राफ। मैंने आपको बताया था कि भैया बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये y एक्सिस है, इस पे हम लोग fx को प्लॉट करते हैं। तो देखिएगा जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0, जब x की वैल्यू +1 y की वैल्यू भी +1 होगी, जब x की वैल्यू -1 y की वैल्यू भी +1 होगी, जब x की वैल्यू +2 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी, और x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू तब भी कितनी होगी, 4 ही होगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इसको कहते हैं अपवर्ड पैराबोला ग्राफ हमें मिल जाता है। इट इज़ द अपवर्ड पैराबोला ग्राफ, ठीक है। सो ग्राफ भी हमने ऑब्टेन कर लिया। उसके बाद कहता है व्हाट इज द डोमेन। अब देखिए अगर आप बात करें बहुत ही ध्यान से तो ये फंक्शन हम हालांकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द केस ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्पेशल केस ही तो है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन का स्पेशल केस, क्वाड्रेटिक फंक्शन का स्पेशल केस है ये, ठीक है। तो डोमेन की बात करें तो देखो ग्राफ की प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज डोमेन। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो इस ग्राफ की परछाई ऑन द एक्स एक्सिस तो ये पूरा का पूरा छप जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब ये क्या है, हमारी डोमेन क्या हो गई भैया, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या हो गई भैया हमारी, ऑल रियल नंबर्स, है ना। और रेंज की अगर हम बात करेंगे बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ही पता है कि ये x² आपको या तो 0 दे सकता है या पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। और अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखना चाहेंगे तो ग्राफ की प्रोजेक्शन ऑन दी y एक्सिस आपको क्या देता है, आपको रेंज देता है। तो यानी कि ये ग्राफ आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, 0 या पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रहा है। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि रेंज हमारी क्या होगी, 0 to ∞, है ना। क्लियर है बच्चों। ये फंक्शन हमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर से 0 दे सकता है। तो डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया और ग्राफ भी बता दिया। अब इसकी क्या इच्छा है भैया, क्वेश्चन की इच्छा है, वो कह रहा है कि भैया इस फंक्शन के वैल्यूज को फिल करो। तो देखिए जब आप x की वैल्यू 0 लोगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, है ना। भैया आप x की जगह अगर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। x की जगह जब आप 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। x की जगह आप जब -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा। x की वैल्यू जब आप -4 रखेंगे -4 का स्क्वायर +16 हो जाएगा। एंड x की वैल्यू जब आप +4 रखेंगे तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज भी फिल कर दी है, ग्राफ भी बता दिया है, डोमेन भी बता दिया है, रेंज भी बता दिया है, एवरीथिंग। और हमने इस क्वेश्चन को एग्जैक्टली पहले भी कवर कर चुके हैं। अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो ये फंक्शन हम पहले कवर कर चुके हैं इसी इंट्रोडक्शन लेक्चर में। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करके प्लीज़ नोट करिएगा, ठीक है।
आगे चले क्या स्टूडेंट्स? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस तरीके से उन्होंने डोमेन को लिख रखा है। तो ये ऑल रियल नंबर्स, यहाँ पे रेंज में बोल रखा है 0 to इन्फिनिटी, इसका मतलब यही है। और डोमेन और रेंज यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दी हुई है, बाकी उन्होंने वैल्यूज़ को उसी तरीके से फिल किया हुआ है जिस तरीके से मैंने फिल किया हुआ था। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो ये वाला फंक्शन भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसको हम लोगों ने क्यूबिक फंक्शन की कैटेगरी में पढ़ा था ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में। इट इज द केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो क्यूबिक फंक्शन भी बोलते थे हम लोग इसको। और इसका ग्राफ बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था बड़े प्यार से, है ना, मैं फिर से बना देता हूँ। तो इसका ग्राफ हमने आपको बताया था कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0, x की वैल्यू +1 होगी तो इट इज़ बेसिकली +1, x की वैल्यू -1 होगी तो इट इज़ बेसिकली -1, और x की वैल्यू +2 होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, है ना, 2 2 4 2 8, तो 8 कहीं यहाँ आएगा। और x की वैल्यू अगर -2 लोगे तो आपको -8 मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ आ जाता है। ठीक है ना, ऐसे करके कुछ ग्राफ आ जाता है। दिस इज़ योर x एक्सिस, दिस इज़ योर y एक्सिस। ठीक है, ग्राफ बनाने को बोला था उसने हमसे, लेकिन हम लोग डोमेन और रेंज भी बता देंगे। तो अगर बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो डोमेन क्या है, देखिए आप यहाँ पे डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आप x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख सकते हैं। तो डोमेन आपकी क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स। इसके अलावा अगर आप ग्राफ की प्रोजेक्शन को ऑन दी एक्स एक्सिस स्टडी करेंगे, ऑन दी एक्स एक्सिस स्टडी करेंगे तो आपको सारे के सारे पूरा इंटायर एक्स एक्सिस आपका छप जाएगा। तो यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन दी एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज डोमेन। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप रेंज की बात करें बच्चों, रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता है भैया, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, एट विच योर फंक्शन इज डिफाइंड। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, एट विच योर फंक्शन इज डिफाइंड। अब देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से, जब आप x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख रहे हो तो देखिए आपको 0 रख रहे हो तो 0 मिल रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर रख रहे हो तो पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहे हैं, नेगेटिव रियल नंबर रख रहे हो तो नेगेटिव रियल नंबर मिल रहे हैं। तो इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर्स है। अगर इसको आप थोड़ा सा फील करना चाहते हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन y एक्सिस अगर आप देखें तो देखिएगा यही आपकी रेंज होती है, तो पूरा y एक्सिस कवर हो जाता है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ से टॉर्च मारेंगे तो ग्राफ आपकी परछाई जो भी y एक्सिस पे मार रही है ना, वो पूरा का पूरा एरिया आपका रेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं ये कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डोमेन, रेंज एंड ग्राफ भी हमने कवर कर दिया इस क्वेश्चन में। क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हालांकि मैं बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैंने किस तरीके से बताया कि जैसे आप एग्जाम में लिखोगे, अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया तो आप कैसे सॉल्यूशन लिखोगे, दैट दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू राइट दिस सॉल्यूशन इन द एग्जाम। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ये भी है, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो उसने कहा डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f, है ना, f, और ये सब फंक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, है ना, f r -0 यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर से रियल नंबर में आपका एक फंक्शन डिफाइंड है। और फंक्शन क्या है भैया, fx बराबर 1/x वेयर x बिलोंग्स टू r -0, यानी कि ये नॉन जीरो रियल नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइंड। अगर आपको ध्यान हो, जरा सा भी ध्यान हो, तो ये मैं ऑलरेडी आपको नॉन जीरो रियल अगर आपको ध्यान हो तो मैं रेसिप्रोकल फंक्शन आपको पढ़ा चुका हूं। रेसिप्रोकल फंक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, fx इज इक्वल टू 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। और इसमें आपको ग्राफ कैसा मिला था बच्चों, इसमें आपको कुछ इस तरीके से ग्राफ मिला था। सो एग्जैक्टली यही फंक्शन है। और आप देखो
तो x नॉट इक्वल टू 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, है ना, ये फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो यही द्वारा यही चीज पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डोमेन। अब देखिए डोमेन में हम देख पा रहे हैं कि एक ग्राफ की अगर हम लोग प्रोजेक्शन ऑन दी एक्स एक्सिस देखें तो 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर आ जा रहे हैं। तो डोमेन क्या हुआ भैया हमारा, यहां पे लिखा भी है कि x सब कुछ हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता। तो डोमेन हमारा क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। डोमेन हमारा क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब रेंज की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो आप अगर बहुत ध्यान से देख सकते हैं, तो ये जो ग्राफ है आपका, इसकी प्रोजेक्शन अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे कि 0 की वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि आप 1/x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ला सकते, 0 नहीं ला सकते, कभी भी नहीं 0 ला सकते, x कुछ भी रख लो। तो इसका मतलब रेंज में सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, बस 0 नहीं आएगा, है ना। ग्राफ की प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस देखेंगे आप, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, रेंज में भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये फंक्शन हालांकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, बट मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। अच्छा, तो उसने कहा फंक्शन डिफाइन कर दिया, डोमेन रेंज बता दिया, ग्राफ भी बता दिया हमने, टेबल भी फिल कर दो। अब देखो टेबल फिल करने में ऐसा कुछ नहीं है यार। x की वैल्यू कितनी है, 1, x की वैल्यू कितनी है, 2, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0.5। 1/1.5 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इट इज 2/, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 2/3 वी कैन से, है ना, 2/3। अच्छा, ये पूरा का पूरा फिल कर रहे हैं ना भाई 0.67, बट मैं ऐसे नहीं करूंगा यार। 1/1 इज इक्वल टू 1, 1/0.5, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ और यहाँ पे 2 पाओ, 1/0.25, है ना। x देखो ना, y आपका क्या है, 1/x है, और x क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है। तो दिस इज कितना हो जाएगा, इट इज 25 चौका 100, फिर -1/0.5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट इज -2, और 1/-1 इट इज -1, और 1/-1.5 इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करेंगे तो -2/3, और -1/2 कितना हो जाएगा, इट इज -0.5। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, -0.5, ठीक है ना, -0.67, -1, -2, 4, 2, 1, 2/3 एंड 0.5। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो दिस इज द क्वेश्चन। ये सभी के सभी तीनों क्वेश्चंस के मैं बहुत ही डिटेल में आपको ग्राफ, डोमेन, रेंज सब बता चुका हूँ। वापस से रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, तो दैट्स इट, कुछ नहीं है। चलिए जी स्टूडेंट्स, तो ये 2-3 छुटकू क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पे, है ना, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पे। तो आइए बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पे। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यही है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ही आपको मैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ा दूंगा। सो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या है, ठीक है, देखिएगा बच्चों, f प्लस जी एक्स क्या होता है, यानी कि दो फंक्शन को हम लोग f प्लस जी ऐड करके अगर लिखते हैं f प्लस जी एक्स, तो ये कितना होता है, इट इज एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं f माइनस जी एक्स, तो इट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक है। और अगर हम लिखते हैं f इंटू जी एक्स, तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। एंड अगर मैं लिखता हूं f अपॉन जी एक्स, तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब स्टूडेंट्स देखिएगा ये कहानी आई कैसे है। अब जरा अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस को मैं जरा राइट साइड में लिखवाता हूं, ठीक है, राइट साइड में लिखवाता हूं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, है ना। इसकी थ्योरी लिखवाता हूं, सबसे पहले आपको थ्योरी लिखवाता हूं आपको। देखिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि भैया अगर एफ एक्स एंड जी एक्स आर
two functions defined at x, है ना, at x belongs to R, देन ये सब डिफाइंड होंगे, ये सब डिफाइंड होंगे, f प्लस जी एक्स ऐसे डिफाइंड होगा, ऐसे डिफाइंड होगा, प्रोवाइडेड जब ये डिनोमिनेटर वाला केस है तो जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इनफैक्ट आपका किसी भी फंक्शन को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो k इंटू एफ एक्स, तो वो भी आपका डिफाइंड होगा, ठीक है ना, वो भी आपका डिफाइंड होगा। तो फिर से देखते हैं, कहता है कि अगर दो फंक्शंस हैं किसी रियल नंबर पे डिफाइंड है तो उनके एडिशन भी डिफाइंड होंगे, सब्ट्रैक्शन भी डिफाइंड होंगे, मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड होंगे, डिवीजन भी डिफाइंड होंगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड होगा। क्लियर है? तो ये अलजेब्रा फंक्शन में कहते हैं कि अगर दो फंक्शन हैं किसी रियल नंबर पे डिफाइंड है तो उनका जोड़ घटा गुना भाग भी डिफाइंड होगा। तो अब यहां पे देखते हैं, उसने कहा f प्लस जी एक्स निकालिए, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। एफ एक्स माइनस जी एक्स कितना हो जाएगा, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स कितना है 2x प्लस 1। एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। एफ एक्स अपॉन जी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। अब क्या नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है 2x प्लस 1, ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द अलजेब्रा ऑफ फंक्शन कि भैया हम लोग दो फंक्शन अगर वो किसी रियल नंबर पर डिफाइंड है तो उनके जोड़ घटा गुना भाग भी डिफाइंड होंगे और उनको हम ऐसे लिख सकते हैं। चेक कर लो, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपके सारे फंक्शंस हमने जू के तू लिख दिए हैं। चेक कर लो, क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए क्लियर है क्या? वेरी वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पे एक लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ने को आपके लिए है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, वो कह रहा है कि लेट एफ एक्स बी इक्वल्स टू रूट एक्स and gx equals to x, these be the two function defined over the set of non-negative real numbers, यानी कि पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये दोनों फंक्शंस कैसे डिफाइंड हैं, आर डिफाइंड फॉर नॉन नेगेटिव, फॉर x बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी कि आर पॉजिटिव, है ना। या फिर मैं कहूंगा नॉन नेगेटिव में, देखो एक बात सुनो, नॉन नेगेटिव में जीरो भी आ जाता है क्योंकि जीरो भी नेगेटिव नहीं होता ना, तो 0 to इन्फिनिटी, यानी कि ये दोनों फंक्शन ऐसे हैं 0 to इन्फिनिटी में डिफाइंड है। क्योंकि रूट एक्स है तो ये क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो एक्स की वैल्यू तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होना पड़ेगा ना। तो ये दोनों फंक्शन 0 से इन्फिनिटी में डिफाइंड है, ठीक है। अब अगर ये दोनों फंक्शन 0 से इन्फिनिटी में डिफाइंड है चचा, तो हमको क्या पूछा है, हमसे बोला है कि भैया आप f प्लस जी एक्स बताइए, हमसे बोला है आप f माइनस जी एक्स बताइए, हमसे बोला है आप f इंटू जी एक्स बताइए, और हमसे बोला है आप f अपॉन जी एक्स भी बताइए। तो हमने कहा देखो f प्लस जी एक्स कितना होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा, और f माइनस जी एक्स कितना होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, और f इंटू जी एक्स कितना होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा, f अपॉन जी एक्स कितना होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स होगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स कितना होगा भैया, इट इज रूट एक्स प्लस एक्स, रूट एक्स प्लस एक्स। एफ एक्स माइनस जी एक्स कितना होगा, रूट एक्स माइनस एक्स। एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना होगा, एक्स रूट एक्स। एफ एक्स अपॉन जी एक्स कितना होगा, रूट एक्स अपॉन एक्स, वेयर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चेक कर लो, तो देखिएगा फटाफट से, तो क्या आंसर आ गया आपके पास, वही आंसर से जो हमने लिखे हैं। अब देखिए इसको आप लिख सकते हो x
अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएंगे, 9वीं क्लास की चीज़। x की पावर 1/2, बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या ऐड हो जाएंगी, तो इसका मतलब x की पावर 3/2। यहाँ पे अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो √x/x यानी कि 1/√x आ जाएगा, वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी कि अगर 1/x की पावर हाफ है, ठीक है ना, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि ये x की पावर हाफ ऊपर जाके कितना हो जाएगा, x की पावर -½ है ना, ये 9वीं क्लास में सिखाते हैं, ऊपर जाके पावर नेगेटिव हो जाती है। तो यही काम भैया उन्होंने कर रखा है बेवजह। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे, कहाँ पे छोड़ देंगे, अगर आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं तो भी आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो दुरुस्त है ना, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमने एनसीईआरटी से मिलाने के लिए कि हाँ हमने जो लिखवाया है वो सही है, आप भी इस चीज़ को फील कर लो, इसलिए आगे तक हमने आपको सॉल्व करवाया था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये फंक्शंस की दुनिया का जो जादू हमने आपको दिखाया है, ये आपको मज़ा भी आया होगा, समझ भी आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। अगर ये लेक्चर आपको सच में अच्छा लगे तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस डिटेल्ड लेक्चर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके नोट्स आपको हमारे CBSE क्लास ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th के इंट्रोडक्शन लेक्चर्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल।